उसको बहुत ज़बरदस्त लगन थी कि मैं जो है बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनूं। मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। मतलब इनकी जो स्टाइल है गिटारिंग की वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक आदमी का एक तो होता है शौक, एक होता है जुनूनी शौक। तो ये इसका जो है वो जुनूनी शौक है बहुत। वहाँ पे रात को नाइट ड्यूटीज में म्यूजिक आता रहता था किसी पास में घर से, गिटार्स एंड ड्रम्स के और गाने की आवाज रात भर चलती रहती थी। मुझे म्यूज़िक का बहुत पहले शौक था, लाइक टू रॉक एंड डीप पर्पल और ऐसे रॉक बैंड सुनने का। मेरा कज़न था, वो मुझे एक रॉक कॉन्सर्ट में ले गया। देन आई सी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि रॉक कॉन्सर्ट कैसे होता है। स्टेज पे लोग गिटार खड़े हैं एंड देन ऑल प्ले कर रहे हैं और लोग खूब हल्ला कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा यार ये जो लाइव है ये तो बहुत बढ़िया है, तो सी कि सीखना चाहिए गिटार। तो मेरे को उस दिन से मेरे को लगा कि मुझे भी सीखना है गिटार। नदीम ने जिस टाइम गिटार सीखने की कोशिश करी थी तो उसने सबसे पहले, मुझे याद है कि उसने हैंडमेड गिटार बनाया था एक वुडन के ऊपर, और उसके ऊपर उसने वायर लगाकर उससे ये उसको बजाने लगा। देन उसमें मैंने फ्रैट, जो वायर्स होते हैं वायर्स के मैंने फ्रैट काट के उसमें लगाए इस तरह से, और मैंने एक स्केच तैयार कर दिया गिटार का, जिसमें मेरे पास कीज़ नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि गिटार के अंदर कितनी कीज़ होती हैं। एक मैंने पिक्चर्स देखी तो उसमें मैंने फ़ोटो में गिटार का एक पिक्चर देखा, तो मैंने उसमें देखा कि उसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। अरे मैंने कहा तो 6 स्ट्रिंग मैंने कैसे लगाए, तो मेरे पास जो कपड़े में लगाते जो हुक्स होते हैं उस हुक्स को मैंने उसके अंदर कस दिया। अंदर मेरा एक गिटार तैयार हो गया, मगर अब बन तो गया, मगर अब बजेगा कैसे, क्योंकि फ्रैट की जगह मैंने लगाई थी आपके वायर्स मोटे। वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया वो बहुत ज़्यादा। फिर मैं MTV आया फर्स्ट टाइम, जब MTV को देखा मैंने, MTV में रॉक शो देखे। फिर मैं VCP में मैं वीडियो CD लगा कर मैं देखता था, और मैं उस जगह क्लिप कर देता था जहाँ पे वो एक्शन गिटार्स के कौन सी कॉर्ड के एक्शंस होते थे, तो मैं उसको डिज़ाइन कर लेता था कि हाँ देखिए कॉर्ड्स हैं, मगर मुझे नाम कुछ नहीं पता था उन कॉर्ड्स का कि क्या नाम है, बट मैं स्केच करके उसको बना लेता था। फिर स्केच करने के बाद मैं उसको प्ले करता था। ऐसे करते करते फिर मैंने कहा ट्यूनिंग करना, मेरे सबसे गिटार आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ट्यूनिंग कैसे होता है गिटार, क्योंकि मैं वो ट्यूनिंग हो जाता था तो यहाँ से ऑफ हो जाता था, फिर हमसे वो ट्यूनिंग होता नहीं था। तो हमारे एक पंडित सिटी हार्ट में पंडित जी हैं, हम पंडित जी के पास गए। हमने कहा पंडित जी मेरे पास एक गिटार है और मेरे को गिटार थोड़ा आप ट्यूनिंग कर दे। तो पंडित जी ने कहा अपना गिटार लाएं, तो मैंने अपना एक अकॉस्टिक गिटार दिया, तो पंडित जी ने देखा ठीक है। कि हमारे टाइम में लोग गिटार सीखने के लिए आते ही नहीं थे, क्योंकि वो एक इस तरीके की ईगो थी कि जो गिटारिस्ट हैं ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, और ये लोग जो है मैक्सिमम जो है अपना ड्रिंक्स करके बजाते हैं या डोप लेते हैं, इस तरीके का एक इम्प्रेशन था। पांडे जी जो कर देते थे मेरा गिटार ट्यूनिंग कर देते थे, और फिर उसके बाद मैं घर आ जाता था। फिर मैं क्या करता था कि स्ट्रिंग्स के जस्ट इधर मैं ब्लैक स्केच या ब्लैक कलर से यहाँ से डिप इसके पॉइंट बना देता था। 1 2 स्केल, एक स्केल रहता था मेरे पास, एक स्केल्स पे यहाँ लगा के और एक लाइन खींच देता था। तो अब उससे क्या हो जाता था कि मुझे पता चलता। अब जब गिटार थोड़ा सा मैं यूँ करता था तो ये वाला पॉइंट नीचे हो जाता था, मैंने कहा डी ट्यून हो गया। फिर लाइक दिस, ऐसे करते 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 करके मैंने ट्यूनिंग बड़ी मुश्किल से सीखी। मैंने कहा कॉर्ड्स कैसे सीखनी है, कहाँ जाऊँ कॉर्ड्स सीखने हैं, कौन है नैनीताल में। फिर सीधे हम नीचे गए। मेरे यहाँ पे आशू भाई हैं, वो बहुत अच्छे ट्रैकर हैं, इज़ अ नाइस पर्सन। वो थोड़ा थोड़ा गिटार बजाते थे, तो मैंने कहा यार आशू प्लीज़ यार हेल्प मी। बोला क्या है यार, क्या बता। मैंने कहा आई हैव वन गिटार। वो गिटार सीखना चाहता था, तो उसको पता लगा कि मैं बजाता हूँ, तो ही कम्स टू मी
बस मैंने उसने पूछा, मैंने हाँ कह दिया, दैट्स द स्टार्ट। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने बनाया, मगर मैंने झूठ बोला वहाँ पे कि आई हैव वन गिटार। अरे ये तुम्हारे पास गिटार है? मैंने कहा यस। तो बोले लेके आओ। मैंने कहा मैं लेके नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे ब्रदर का है, बिल्कुल नहीं लेके सकता। एंड देन मैं जब घर गया, फिर अब मैंने अपना वही वाला वुडिंग गिटार्स के अंदर इसको बजाया। फिर ऐसे करके मैंने 3 कॉर्ड्स सीख ली। मैंने डी जी ए कॉर्ड्स मैंने सीखी। अब उसके बाद वो इतना कॉम्प्लिकेट था कि उससे मेरा हाथ कटने लगता था, क्योंकि वो बजता तो था नहीं, खाली एक वायर्स था, वायर्स में बजाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर जो फ्रेट्स हैं वो फ्रेट चुभते हैं थे वहाँ से, मेरे हाथ से छिल पी जाता था। मगर मैंने कहा नहीं, सीखना तो है ही। उनको करीब मेरे ख्याल से 20 से 25 साल के आसपास उनको हो गया है इस फील्ड में, रॉक क्लाइंबिंग के फील्ड में। और साथ ही साथ वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं। वो हमारे अच्छे क्लाइंबर्स में से। मैं रॉक क्लाइंबिंग भी बड़े डिफरेंट स्टाइल से चाहता था कि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से रॉक क्लाइंबिंग होनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से ऐसा करना चाहिए। ऐसी गिटार्स के अंदर भी मैं भी यही करता था कि कैसे गिटार बजता है, ऐसे बजेगा, कैसे बजेगा, यहाँ से भी बजेगा, यहाँ से भी बजेगा, किस किस ढंग से बजा सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं। और मेरा गिटार हमेशा मेरे साथ रहता है। जब भी मैं गिटार क्लाइंबिंग करता था तो मेरा गिटार या तो बेस पे रखा रहता था, या जब मैं टॉप पे चढ़ता था तब मैं गिटार लेके चढ़ता था गिटार को, और अपने टॉप पे जाके बैठ के बजाता था कस के। फिर मैं नैनीताल माउंटेनिंग क्लब में रहा। मैंने रॉक क्लाइंबिंग में, तो नैनीताल माउंटेनिंग क्लब में मुझे इंस्ट्रक्टर बना मैं वहाँ पे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर स्टाफ है पुराना, वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छे हमारे क्लाइंबर थे। और यहाँ पर एक पीक है कैमल्स बैक, जो नैनीताल की सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो उसमें भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लाइंबिंग वगैरह किया हुआ है। इज़ अ वेरी हैवी रॉक फेस। तो उसमें हमारा प्लान बना कि हमने क्या रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। मैं सबसे लास्ट में था, सब लोग ऊपर चढ़ चुके थे। एंड देन मैंने मेरे पास एक गिटार था, जो मैंने गिटार अपने पीठ के पीछे टांग रखा था। कैमल्स बैक की बात है, सामने आगे से क्लाइंब करता, मैं और सैंडी थे आगे लीड कर रहे थे। तो जो हमारी रोप थी उसके हिलने से पत्थर गिरा, और वो स्टोन ने पहले वहाँ पे मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा बचो, तो बहुत बड़ा स्टोन आ रहा है। तो मैं उसको बचने के लगे, वो स्टोन मेरे सीधे साइड इस जगह मुझे उसने हिट किया। तो उसके साथ ही ये उड़ते चले गए। दूसरे एक लैस थी वहाँ, लेकिन उसके बाद था फॉल तगड़ा। वो लैस ऐसे पीठ, रोप भी पकड़ी, रोप से हाथ भी जले थोड़ा सा, लेकिन वो पीठ बच गई उससे गिटार से। और उसके नीचे कम से कम 80 फीट और था, जहाँ पे बिल्कुल डीप था। एंड देन मेरा जो गिटार था, गिटार्स क्या हुआ कि गिटार्स जो मेरे पीठ पे था, जो मेरा बैक जब गिरा तो मेरा गिटार्स के पीछे एक रॉक का पॉइंट था, जिस पे मैं गिरा, तो मैं यूँ गिरा था पीठ के बल। तो उसमें उस गिटार्स के अंदर यहाँ होल हो गया, और उससे मैं गिटार ने मेरे को रोक लिया। एंड देन वहाँ स्टील हो गया। अगर शायद गिटार नहीं होता तो शायद आज मैं गिटार भी नहीं बजा रहा होता। उसके बाद मैंने एक प्लान किया कि मैं एक हैंगिंग रॉक शो करूँगा नैनीताल में। नैनीताल माउंटेनिंग क्लब इज़ अ 12 पत्थर में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया कि मैंने कहा मुझे इस रॉक फेस के अंदर क्लाइंबिंग करनी है, और इस रॉक फेस के अंदर मैंने आपके क्या कहते हैं गिटार प्ले करना है, और किस तरह से करना है मैंने सब प्लान कर लिया। बोले यार ये मैड यार, क्या पागल वाली बात कर रहे हैं यार, रॉक फेस पे करेगा तू, कैसे होगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, इज़ नो प्रॉब्लम। मैंने एक जनरेटर का इंतज़ाम किया। वो जनरेटर लेने के लिए मुझे कम से कम 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती थी। जिसके पास जनरेटर था वो एक गांव में था। उस प्लेस से हम वो जनरेटर उठा के लेके आए, और हमारे हाथ बिल्कुल पंप हो गए, और हमने कहा हिम्मत नहीं हारनी, हम अपने ट्रेनिंग एरिया में उस जनरेटर को लिया। फिर हमने वो रॉक फेस, जो वहाँ पे 12 पत्थर में रॉक फेस है, उस रॉक फेस के अंदर हमने उस जनरेटर को चढ़ाया हल्के हल्के रोप्स के थ्रू। हमने बांध के उसको केप्स के अंदर, एक बहुत बड़ी केप्स थी, हमने उस केप्स के अंदर उसको जनरेटर्स को हमने एडजस्ट किया, जिससे कि हमने कहा कि इसका साउंड ज़्यादा वो ना करे। फिर हमने सारे अपने स्पीकर्स, अपने बड़े जो स्पीकर्स थे, हमने उसको हैंग करे रोप से, और रॉक से हमने हैंग करने के बाद
हमने कीबोर्ड्स हमने बिल्कुल फेस के बिल्कुल रिच पे लगा रखा था। इसका जो फेस था इधर लगा लीजिए आपके 100 टू 120 फीट करीब उसका फेस का डाउन था बिल्कुल। उस रॉक फेस पे मैंने मेरे जो जितने जो रॉक क्लाइंबिंग के टीम के मेंबर्स थे उन्होंने मुझे रोप बनाई और मैंने हार्नेस पहना और मैंने अपना गिटार प्लग किया, पूरा चेक किया आपकी सब प्ले हो रहा है। तो हमने एक म्यूज़िक प्ले किया, हमने वो म्यूज़िक को मैं बजाते हुए इस रॉक फेस से मैं यहाँ तक कम से कम 40 फीट करीब बीच में मैं आ गया। तो 40 फीट्स में मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारा कॉन्सर्ट चला। उसमें भी बहुत लोग आए सुनने, बोले क्रेजी पागल हो गए क्या कर रहे हैं, मगर हमने कहा नहीं हम करते हैं। दिन में करीबन 6 घंटे वो मिनिमम प्रैक्टिस किया करता था। वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब वो अपने घर में बजाता था इट वाज सो लाउड कि वो रोड में सुनाई देता था। When I used to be doing night duties in PT Pandit Female Hospital, so the whole night we used to be hearing music with drums and guitar and sometimes live singing at night, most of the nights. So it was not bad because the night went off well that way, listening to music, but I never knew where it was coming from. हम प्ले करते थे तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बल्कि हॉस्पिटल से भी जो नर्सें होती थी वो कहती थी कि आज क्या सुनाने वाले हो, तो हमारे वहाँ तक भी आवाज़ जाती थी, तो हमारे वहाँ से फरमाइश आती थी कि आप ये सुनाएं। किसी मरीज़ ने ऐसा नहीं कहा, हम इस टाइप का करते ही नहीं थे क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड म्यूज़िक था, क्योंकि गाने वाले सॉफ्ट वॉइस एंड सॉफ्ट गिटारिंग, क्लीन गिटार। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार हम एक दिन बैठे थे, हमने कहा हम क्यों नहीं, हम सीख चुके हैं, हम जो नैनीताल में हैं बहुत से बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, तो हमने कहा हम क्लासेस खोलते हैं। फर्स्ट टाइम हमने कहा लोगों से कि हम क्लासेस खोल रहे हैं, तो कुछ 5 डे 7 डे कोई स्टूडेंट्स नहीं आए, हम बैठे रहे 1 महीने तक कोई स्टूडेंट नहीं आया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास करीब 2 स्टूडेंट्स आए, तो हमने कहा हम गिटार सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है वेलकम। तो हमने उनको वो अपना गिटार्स लेके आए, तो हमने उनको गिटार्स के बारे में बताया। हमने कहा गिटार्स ऐसे होता है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग्स होती है, सेकंड स्ट्रिंग्स का नाम ये होता है, गिटार्स को कैसे होल्ड करना चाहिए, ये स्केल्स होते हैं, CDFG क्या होता है, मेजर माइनर का होता है क्या होता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बताते थे हम कि इस तरह से आपने बजाना है। तो इस तरह से हमने हल्के हल्के क्लासेस ऑन करी और क्लासेस ऑन करते रहे तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहे। और नदीम का क्या करता था कि वो अपने गिटार को अपने हाथ से ही खुद ही कैरी करके बाज़ार में घूमना और हर प्रोग्राम में बजाना, बॉनफायर्स में बजाना, होटल्स में अपने प्रोग्राम्स को करना, बच्चों की क्लासेस लेना, और उसने धीरे धीरे जो था गिटार को नैनीताल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो उससे क्या होता, मैक्सिमम जो लोग डरते थे पहले से कि गिटार बड़ा मुश्किल साज है और नहीं बजाया जा सकता है, वो नदीम के पास इजीली जाके उससे गिटार को सीखने लग गए थे। नदीम जी जैसे अब सिखा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि
क्लासेस ले रहे हैं तो उससे सेल वगैरह इंक्रीज़ हो रही है गिटार्स की, क्योंकि लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जितने भी हैं लड़के देख के मोटिवेट हो रहे हैं तो गिटार ख़रीद रहे हैं, और गिटार ख़रीद रहे हैं तो नेचुरली इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस। बस थोड़ा सा गिटार का शौक़ लगा, मूवी में देखा, गानों में देखा, गिटार प्लेइंग का थोड़ा सा बचपन से शौक़ क्रेज़ था। तो उसके बाद फिर मालूम चला कि नदीम भाई जो हैं बहुत अच्छा गिटार सिखाते हैं यहाँ पे, और कोई ऐसा नॉलेज में था नहीं कि कोई गिटार सिखाता होगा एज अ टीचर। नदीम भाई से बात हुई कि गिटार सिखा देंगे वगैरह वगैरह इस टाइप से, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ 3 मंथ्स का कोर्स है मेरे पास। अब देखो ड्रम में एक रोल होगा जो हमें करेगा इंडिकेट की कि आप वहाँ हो जाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा इस बात का हमें गर्व होता है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह या काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं, और खुशी होती है कि लोग नदीम जब निकलते हैं तो नदीम सर नदीम सर नदीम सर कहते हैं। बहुत बच्चों को लॉट ऑफ चिल्ड्रन कोचिंग लेते हैं उनसे, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा प्ले करते हैं गिटार। नदीम जी का बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए उन्हें, और काफ़ी उनके स्टूडेंट अच्छी जगह पहुंच गए हैं सीख के। वही एक ऐसा शख्स है जिसको नैनीताल में हर आदमी जानता है कि नैनीताल में अगर कोई गिटार सिखाता है तो नदीम ही सिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि नदीम जो है नैनीताल के लिए पूर्ण तरह समर्पित और गिटार के लिए उससे ज़्यादा समर्पित है। मेरे घर वाले कहते थे म्यूज़िक कुछ नहीं होगा इसमें, बोले रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग इसमें आपने क्या करना है हाल्टीट्यूड में, और ये सब जाके आपने क्या करोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ स्कोप ही नहीं है। मैंने कहा स्कोप नहीं है मगर हम करेंगे कोशिश, हम आगे ही बढ़ेंगे। अगर चाहा हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी सीख सकता है, कहीं भी चढ़ सकता है, कोई भी पीक क्लाइंबिंग कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। एक म्यूज़िक का सीन हमारे तरफ तो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो औरों को शायद यहाँ से शायद बढ़ते 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 वहाँ तक पहुँचे, ऐसी चेन बनेगी अलग अलग, क्योंकि चेन बनती रहेगी ना आगे से आगे से आगे से आगे, कि वो लॉग बनेगा। या हो सकता है कि हमारे वहाँ से एक बंदा निकल जाए, वो वहाँ जाके क्लिक करे, ऐसे यहाँ से निकले तो कुछ तो होगा। हम वहाँ रह गए मगर लोग तो आगे बढ़ेंगे, कारवां तो चलता रहेगा।
क्या हम सबकी परवाह